चले। अब हम जो है वो जो क्रिश्चियन ट्रेडिशन था उसमें से दूसरी जो थ्योरी और दूसरा जो पैराडाइम निकलता है वो मार्क्सिज्म जो पैराडाइम है उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा था कि क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है वो कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है, और हिस्ट्री जो है वो किसी न किसी एंड की तरफ जा रही है। वो उसमें उसमें हमने दो पार्ट पढ़े थे। एक लिबरल पढ़ा था। लिबरल जो पैराडाइम है उस क्रिश्चियन ट्रेडिशन का, वो कहता है कि जो आगे ह्यूमन नेचर है और जो हिस्ट्री है वो चलती जा रही है अच्छाई की तरफ। वो एक टाइम ऐसा आएगा कि दुनिया जो है वो किंगडम ऑफ हेवन में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा था कि एक मार्क्सिज्म जो ट्रेडिशन है वो मार्क्सिज्म ट्रेडिशन भी अ, वहीं से जो है अपनी बुनियाद रखता है, क्योंकि वो ये भी कहता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो डायनामिक है और स्टैटिक नहीं है। और फाइनली फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक अचीव होनी है। और वो जो फाइनल फॉर्म जो मार्क्सिज्म बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारा एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, एक प्योर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का जो है वो हमने एक बुनियाद रखनी है इसकी। और उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में जो मजदूर है उस मजदूर की हुकूमत जो है वो होगी। अच्छा, तो आगे चलते हैं। थर्ड, क्लासिकल और बेस्ट पैराडाइम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी। अच्छा, ये जो है इंटर सोसाइटी और इंटर स्टेट रिलेशन को जो लिबरल और रियलिस्ट देखते थे उससे बिल्कुल एक अलग जो है वो एंगल से देखती है। वो ये लिबरल और रियलिस्ट वो कहते थे कि जो है ह्यूमन नेचर की बुनियाद पे बनी हुई है वो चीज, और ह्यूमन नेचर जो है वो स्टेट स्टेट पे चली जाती है। वो स्टेट जो है वो एक तरफ एक कहता है कि वो एग्रेसिव स्टेट होती है और कॉन्फ्लिक्चुअल बेस होती है, और दूसरा कहता है कि वो नहीं, वो जो है अच्छी नेचर होती है स्टेट की, और स्टेट जो है वो कॉपरेशन की तरफ जाती है। लेकिन वो जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्ट्रगल पावर की नहीं है। मतलब जैसे रियलिस्ट कह रहे थे कि पावर की स्ट्रगल है, और जो लिबरल है वो कहते हैं कि स्ट्रगल है अटेम्प्ट टू बेटर बेटर द वर्ल्ड। लिबरल जैसे कहते थे, तो ये कहते हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों चीजें नहीं है, बल्कि ये एक जो स्ट्रगल है ये स्ट्रगल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मतलब जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है उसकी बुनियाद पे ये जो इंटरनेशनल थ्योरी है ये चलती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ आईआर, और ये जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे आईआर की जो है वो एक्सप्लेनेशन करती है, इसीलिए इसको क्लासिकल ट्रेडिशन में शामिल किया हुआ है। मतलब ये जो है पैराडाइम की शक्ल में है, ये इसकी थ्योरी की है, इसकी मतलब वो कैसे इंटरेक्शन करना है इंटरनेशनल लाइफ में ये सारा कुछ बताते हैं। कंप्रिहेंसिव विजन देते हैं थ्योरेटिक एलिमेंट्स के बारे में, उसके अलावा एक्सप्लेनिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स और कनेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस हिसाब से ये पूरा मतलब एक पैराडाइम है, और इसी तरह इसीलिए इसको क्लासिकल में शामिल किया हुआ है। मार्क्सिज्म का हम जब जिक्र करते हैं तो मार्क्सिज्म जो है वो दो बिग ग्रुप में बनाए हुए हैं। एक जो है वो क्लासिकल हिस्टोरिकल जो है वो क्लासिकल मार्क्सिज्म है, जिसके जो फाउंडिंग फादर हैं जिसमें जो है मार्क्स और हेगल शामिल हैं। वो 19th और 20th सेंचुरी से जो है वो डेवलप हुआ है। दूसरा जो है मार्क्सिज्म नियो मार्क्सिज्म जिसको कहते हैं, जिसमें मतलब वो कुछ चीजें जो है वो चेंज करके, जैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन जब आता है उस साइंटिफिक रेवोल्यूशन में कुछ जो सिस्टम और जो है वो स्टेट वाली जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वो चीजें आती हैं। तो नियो मार्क्सिज्म की बुनियाद जो है वो वेस्टर्न स्कॉलर रखते हैं। मतलब इसकी बुनियाद जो है वो कार्ल मार्क्स पर रखते हैं, इसकी जो वेस्टर्न स्कॉलर ही इसकी बुनियाद रखते हैं। और ये जो है मिडल एंड सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में जाके जो है इसकी बुनियाद पड़ती है न्यू मार्क्सिज्म की। ठीक है। लाइक अदर थ्योरीज ये भी कहते हैं कि हिस्टोरिकल ओरिजिन है, इस थ्योरी के भी हिस्टोरिकल ओरिजिन है। जैसे हमने डिटेल में जो है वो रियलिज्म का पढ़ा है, डिटेल में हमने लिबरलिज्म का पढ़ा है, डिटेल में कि किस तरह से जो फिलोसफिकल वर्क्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते रियलिज्म की बुनियाद रखते हैं और लिबरलिज्म की। इसी तरह जो मार्क्सिज्म है उसका भी बिल्कुल ही एक हिस्टोरिकल ओरिजिन है। वो कहता है कि इन 19th सेंचुरी। अच्छा, हिस्टोरिकल ओरिजिन कैसे है, क्या मतलब जो है वो बैकग्राउंड है, वो जो बैकग्राउंड है उसमें वो कहता है कि क्या हो रहा था कि 19th सेंचुरी में कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म समझ रहे हैं? कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म जो है वो एक फॉर्म ऑफ, ये एक इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन है, इकोनॉमिक, ज्यादातर इकोनॉमिक, जो जिसका जो पॉलिटिकल फॉर्म है वो लिबरलिज्म की फॉर्म है। लिबरलिज्म से ही एक जो है वो इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन निकला है जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। वो कैपिटलिज्म वाले क्या कहते हैं कि जो मार्केट्स हैं उसमें जो है वो इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। मतलब वहां पे लेजिस फेयर होना चाहिए। लेजिस फेयर मतलब जो मार्केट है
उसके जो फ्री हैंड एडम एडम स्मिथ जैसे कहता है कि मार्केट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए मार्केट के एरिया, वहां पे जो मार्केट के जो फ्री हैंड है वो ही रेगुलेट करेंगे। तो ये लेजर फेयर के कॉन्सेप्ट में, उसके अलावा वो क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट रखते हैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मतलब एक जो इंसान है वो जितनी चाहे प्रॉपर्टी जो है वो बना सकता है, और उसके कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और वो जो है भले ही दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा हो, दूसरे को जो है वो तबाह कर रहा हो, लेकिन जो है वो अपना जो है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। तो उस पे जो है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो। अच्छा, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ये क्या होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उस उससे जो है वो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी चलती है। अच्छा, ये उसके अलावा वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अवर अवर प्रोटेक्शन हो या प्रोटेक्शन हो, तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए और प्रोटेक्शन रुकनी चाहिए। प्रोटेक्शन क्या होता है कि एक जो इंडस्ट्री चलती है, तो एक रॉ मटेरियल होता है जो अनफिनिश्ड गुड होती है, उसको हम जो है वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं और कोई ना कोई आउटपुट में प्रोडक्ट बनाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि ये बिजली बन रही है, स्टीम से बिजली बन रही है, या हम देखते हैं कि दूसरी चीजें जो है वो पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स वगैरह बन रहे हैं, या दूसरा हम देखते हैं कि रिफाइंड फार्म में जो दूसरे प्रोडक्ट हैं ये बन रहे हैं, तो ये सारी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है। तो ये इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। तो ये इकोनॉमिक जो डॉक्ट्राइन है कैपिटलिज्म वाला, वो इन पे बेस करता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके अलावा लेजिस फेयर होना चाहिए, और स्टेट को बिल्कुल इकोनॉमिक में वो जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो वहां पे देखते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि यूरोप, एक तरफ यूरोप था और दूसरी तरफ दूसरे वर्ल्ड थे। यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में कैपिटलिज्म प्रीवेल कर रहा था, वहां पे इंडस्ट्रीज चल रही थी, लोगों में खुशहाली आ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरे वर्ल्ड में यूरोप क्या कर रहा था, अपनी कॉलोनीज बना रहा था, कब्जे कर रहा था, कॉलोनीज बना रहा था, और उस कॉलोनीज में से जो रॉ मटेरियल है वो लेके अपने कंट्री में लेके जा रहा था। वहां की जो दौलत है वो अपने कंट्री में लेके, होम कंट्री, मदर कंट्री में जिसको कहते हैं, तो वहां पे लेके जा रहे थे। वहां से जो फिनिश्ड गुड है वो जाके उन्हीं ही कंट्रीज को जो है वो बेच रहे थे, और वहां से सरप्लस जो है वो ले रहे थे। एक चीज जो 2 रुपए की बन रही है, वो ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, वो बेचने में वो 100 रुपए में बेचते थे, तो इतना ज्यादा वो मार्जिन रखते थे प्रॉफिट का। और वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे उन कंट्रीज को जो जिन कंट्रीज से जो है वो मटेरियल निकल रहा है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, सोसाइटीज और स्टेट जो है वो जो है वो बन रही थी। तो हम देखते हैं कि एक तरफ यूरोप है, एक तरफ यूरोप है, और दूसरी तरफ वर्ल्ड है, दूसरा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। हम देखते हैं कि ये जो यूरोप है ये रिच होता जा रहा था, ये अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा था, और जो दूसरा वर्ल्ड है वो जो है वो पुअर होता जा रहा था। तो यूरोप के अंदर भी हम देखते हैं कि जो क्लासेस हैं वो बनना शुरू हो गई थी। उसमें जो एक क्लास है वो गरीब होती जा रही थी, जो काम कर रही है, जो वर्कर है फैक्ट्री का, जो मजदूर है, वो गरीब से गरीब होता जा रहा था। और जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसको जो है वो हम जो है वो बर्जुआ भी कहते हैं मार्क्सिज्म की जुबान में, और जो मजदूर है उसको प्रोलिटरेट भी कहते हैं। तो ये जो प्रोलिटरेट है वो गरीब होता जा रहा था, और बर्जुआस जो है वो अमीर से अमीर होते जा रहे थे। तो हार्श इनइक्वालिटीज, क्लास इनइक्वालिटीज जो है वो शामिल थी। तो इन सब की वजह से कैपिटलिस्ट और उसकी जो स्टेट है वो ग्रो होती जा रही थी। इन सब की वजह से जो है एक नई थ्योरीज जिसको का मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट जो है वो देख रहा था, कार्ल मार्क्स देख रहा था, वो अनइक्वालिटीज को देख रहा था, वो उसने जो है वो थ्योरी दी अपनी। वो कह रहा है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में सब पूरा जो है ना, सारा सोसाइटी भी उसी उसी चीज पे चलती है, उसी में बड़ी फॉर्म में एक नेशन भी उसी इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन में चलती है। और उसके बाद जो इंटरनेशनल सेटअप है, जो स्टेट वाला सेटअप है, वो भी पूरा जो है वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में चलता है। तो वो क्या कहता है, इज अ मार्क्सिस्ट टर्म व्हिच क्लेम दैट सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिस्टम इन व्हिच द वेरियस एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल आर डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसी हो रही है उस हिसाब से सोसाइटी डिवाइड हुई हुई है, और सोसाइटी जो है वो इकोनॉमी की बुनियाद पर डिवाइड हुई हुई है। फाउंडिंग फादर कौन कौन से थे इनके, फाउंडिंग फादर में एक कार्ल मार्क्स आ जाते हैं और एंजल आ जाते हैं। इसने इन्होंने इन दोनों ने एक पूरी जो है वो सोसाइटी से मुतालिक एक थ्योरी, ये जो थ्योरीज दी थी, मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन दी थी अपनी किताबों में। लेनिन जो व्लादिमीर लेनिन जो जो मतलब यूएसएसआर का था, जो रशिया से था,
वो लेनिन जो है वो इनकी थ्योरीज को कन्वर्ट करता है और वो इंटरनेशनल रिलेशंस में लेके आता है 20वीं सेंचुरी में, और वहां पे जो है ये मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म थ्योरीज कहलाती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो मतलब ये जो सोशल थ्योरीज हैं वो कन्वर्ट होके आ रही हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी में, वो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी आ रही है। तो क्लासिकल वर्क में क्या है, क्लासिकल वर्क में मुख्तलिफ बुक हैं। दास कैपिटल, जिसको द कैपिटल भी कहा जाता है, वो मार्क्स ने 1867 में रखी थी। उसमें उसने क्या कहा था, उसने कहा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम किस तरह एक्सप्लॉयटेटिव है। वो कहता है कि किस तरह जो है वो ट्रांसफर ऑफ द फ्रूट ऑफ वर्कर ऑफ द मेजोरिटी टू माइनॉरिटी। मतलब जो एक इंडस्ट्री चल रही है, एक इंडस्ट्री चल रही है, तो वो हम देखते हैं कि वहाँ उस इंडस्ट्री में जो है वो मजदूर जो है वो 400 से 500 या उससे भी ज्यादा मजदूर हैं। तो उसके मुकाबले में जो उसका जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो वहां पे बैठा हुआ है वो एक या दो होंगे, ठीक है। तो वो 400 से 500 काम करते हैं और ज्यादा मुनाफा जो है वो एक या दो बंदे जो उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं वो लेके जाते हैं। तो ये कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में ये बताया कि किस तरह जो है वो मेजोरिटी का जो काम है उसका क्रेडिट पूरा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लेके चला जाता है। और एक और थ्योरी जो है इन्होंने मतलब थ्योरी नहीं, बुक एक काम किया था उसमें, ये ओरिजिन्स ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्टेट जो है वो उस लेवल पे ये एक्सप्लेनेशन देती है। प्रेजेंट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड फाइनली इंडस्ट्रियल कम्युनिज्म। मतलब वो कहता है कि पहले पहले जो है वो सोसाइटी जो थी वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, ये जो सोसाइटी थी उसमें क्या होता था, ये इस सोसाइटी को कहता है कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म सोसाइटी थी। मतलब उसमें क्या होता था कि मर्द और औरत जो है, मेल और फीमेल जो है वो कोऑपरेटिवली काम करते थे। वो क्या करते थे, एक मेल जो है वो हंट करता था, एक जानवर का शिकार करना करता था। और जो फीमेल है वो क्या करती थी, उस जानवर को गैदर करके उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर वो जो पका के वो खाते थे। तो मतलब ये कॉपरेशन का काम चल रहा था, और यही प्रिमिटिव कम्युनिज्म है जो पहले पहले हुआ करता था, कॉपरेशन हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, फिर फ्यूडलिज्म आना शुरू हो गया। फ्यूडलिज्म जो है, जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है, जब एग्रीकल्चर आता है, तो वहां पे अब देखा जाता है कि जो मेल है वो सोचता है कि जो है क्यों न मैं औरत को एज अ मतलब जो है वो लेबर काम करवाऊं। इसी तरह कुछ जो जिसको हम कहते हैं, सोसाइटी में जो दाना लोग थे वो कहते थे, जो एग्रीकल्चर फ्यूडल हुआ करते थे वो कहते थे, जो वडेरे हुआ करते थे वो कहते थे कि क्यों ना मैं जो हूँ वो लेबर से काम लूं और उसके जो गेन हैं वो उसके ऊपर बैठ जाऊं और उससे काम करवाऊं। क्योंकि जमीन मेरी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि क्योंकि जमीन जो है वो मेरी है और उस जमीन पे जो है वो मेरा हक है, और दूसरे जो है वो मजदूर हैं, वो मजदूरों से काम कराता हूँ। और कैपिटलिज्म में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाती है। कैपिटलिज्म में वो जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और फाइनली इंडस्ट्रियल कम्यू अच्छा, उसके बाद जो फाइनल फॉर्म आएगी, एक जो है वो एवोल्यूशन होगा, फाइनल क्या होगा, फाइनल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा। और इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैपिटलिज्म में आ चुका। लेकिन इंडस्ट्रियल कम्युनिज्म क्या है कि इंडस्ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडस्ट्रीज है उसको मजदूर लेबर जो है वो ले लेगा, और लेबर जो है वो उसको उस पर कब्जा कर लेगा, और ओवरऑल मजदूर की हुकूमत आएगी। तो देखता है कि कैसे ह्यूमन काइंड इवॉल्व हो रही है, और हम जो आजकल के दौर में हैं वो कैपिटलिज्म क्लास में है। और फाइनली वो कहते हैं कि आगे जाके एक वक्त ऐसा आएगा जब जो है वो इंडस्ट्रियल कम्युनिज्म भी आएगा। इसी तरह दी स्टेट एंड रेवोल्यूशन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ स्टेट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कैसे जो है वो एक स्टेट एक्सप्लॉयटेशन का काम करता है और वो सप्रेस करता है। ये लेनिन की बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस की। इंपीरियलिज्म एज ए हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी लेनिन का वर्क है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 फ्रॉम मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है वो कौन कौन सी है, क्लास थ्योरीज एक आ जाती है। क्लास थ्योरीज, ये सोशलिस्ट थ्योरीज हैं। क्लास थ्योरीज को कहते हैं कि दो किस्म की क्लास हैं। एक जो है वो प्रोलिटेरिएट क्लास है। प्रोलिटेरिएट क्लास है, वो जो प्रोलिटेरिएट क्लास है इस वो जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे काबिज नहीं है, बल्कि ये जो है आपस में ये उगाते हैं, ये जो है वो काम करते हैं, ये वो है जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्री के मजदूर भी हो सकते हैं, एक खेत के मजदूर भी हो सकते हैं। और दूसरा जो है, दूसरी जो है वो बोर्जुइस है। बोर्जुइस क्लास है, वो जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव, वो इंडस्ट्री का जो है वो मालिक है, जो इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो बैठा हुआ है,
भैया वो फ्यूडल फ्यूडल है, जो फ्यूडल लॉर्ड है वो बर्जुआज में आ जाता है। तो ये क्लास स्ट्रगल, और इन दोनों के दरमियान एक क्लास स्ट्रगल है। वो प्रोलिटरेट जो है वो बर्जुआ कहता है कि मैं जो हूँ अपनी क्लास को चेंज करूँ और क्लास आगे अपनी क्लास को इम्प्रूव कर लूँ, लेकिन लेकिन जो बर्जुआस है उसने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया हुआ है, ये कंट्रोल ही ऐसे करता है कि ये जो है उस क्लास पे काबिज इतना हुआ हुआ है कि ये इसको आगे बढ़ने नहीं देता। इसी तरह मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट के मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन दोज हु एक्सप्लॉइट एंड दोज हु एक्सप्लॉइट एंड दोज हु एक्सप्लॉइटेड। एक एक्सप्लॉइट होने वाला, एक एक्सप्लॉइट कर रहा है, दोनों के बीच में एक स्ट्रगल है, एक कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। अच्छा, उसके अलावा बेस और सुपर स्ट्रक्चर थ्योरी मार्क्सिज्म की क्या कहती है, वो कहते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे है ना, सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आ जाता है, उसमें आपका एजुकेशन भी आ जाता है, आपका जो है वो फैमिली फैमिली पहले आ जाता है, फैमिली। रिलीजन आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट आपकी सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक इकोनॉमी भी आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वो कहता है कि इन सारे सोशल इंस्टीट्यूशन के सोशल जो स्ट्रक्चर हैं, इनका जो मेन जो स्ट्रक्चर है, जो बेस स्ट्रक्चर है, वो इकोनॉमी है। वो इकोनॉमी को बेस स्ट्रक्चर कहता है, बेस स्ट्रक्चर। और दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, जैसे जो है वो रिलीजन हो गया, जैसे वो फैमिली हो गया, ये सारों को वो कहता है कि ये सारे सुपर स्ट्रक्चर हैं, सुपर स्ट्रक्चर। तो वो कहता है कि इकोनॉमी जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी इकोनॉमी वाला जो स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसको इसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो दूसरे स्ट्रक्चर हैं वो उसकी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में वो लोग आते हैं जो लोग जो है वो इकोनॉमी पे कंट्रोल करते हैं। तो इकोनॉमी में कंट्रोल करने वाले वो गवर्नमेंट पे कंट्रोल करते हैं, और वो जो है वो दूसरे दूसरे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते, और वो कंट्रोल जो है उसका होता है कि अपनी इकोनॉमी को बचाना है उन्होंने। इसी तरह रिलीजन, वो कहता है कि रिलीजन जो है, कार्ल मार्क्स रिलीजन के नाम पे कहता है कि रिलीजन रिलीजन इज दी ओपियम फॉर द मॉसेस। ओपियम मतलब वो भंग का नशा जो है वो है रिलीजन। रिलीजन क्या है? रिलीजन वो लोग, जो लोग जो हैं वो जो तंग आए हुए हैं, जो प्रोलिटरेट हैं, जो लेबर क्लास है, वो जो लोग तंग आए हुए हैं उसको एक नशे के तौर पर रिलीजन दिया जाता है कि रिलीजन, आप रिलीजन में आश्रय होते हैं, रिलीजन में जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो एक होप होती है, वो होप जो है देने वाले खुद ही जो है ये बोर्जुइस हैं। ये प्रोलिटरेट को वो रिलीजन दे देते हैं और कहते हैं कि नशे में रहो और हमारे खिलाफ न लड़ो। उसमें जो है रिलीजन रिलीजन भी एक प्रोटेक्शन है, एज ए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए रिलीजन भी काम करता है। इसी तरह फैमिली जो है वो वैल्यू जो है हमें देती है, फैमिलीज में वो वैल्यूज हमें सिखाई जाती हैं जिसमें स्टेटस को जो है वो कायम रहे, और जो क्लास रूल कर रही है उस रूलिंग क्लास के हक में जो है वो बातें की जाती हैं। फैमिली भी हम जो जैसे जैसे इसके फॉर एग्जांपल एक क्लास है, जैसे जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम हम देखते आ रहे हैं कि सिंध वाली साइड पे या पंजाब वाली साइड पे फ्यूडल सिस्टम अगर जो है, तो वहां पे वो कहते हैं कि फैमिली के जो फादर होता है वो बेटे से या बेटी से अपनी कहता है कि पढ़ के क्या करोगे, हमने तो हारे ही रहना है, हमने तो जो है ना वो इसी खेत में काम करना है। तो मतलब वो फैमिली में वो जो बातें ऐसी जो है वो सिखाई जाती हैं जो मतलब आगे बढ़ने नहीं देती। एजुकेशन जो है वो भी सुपर स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का ही। मतलब एजुकेशन जो है वो भी, उसमें भी वो कहते हैं कि जिनके पास जो इकोनॉमी होगी, जिनके पास जो पैसा होगा, वही उस एजुकेशन को हासिल कर सकेंगे जो एजुकेशन एडवांटेजेस पे है। गरीब गरीब ही रहेगा। अच्छा, उसके अलावा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हिस्ट्री हमने अभी अभी थोड़ा सा उसका देख लिया कि किस तरह जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई। फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म किस तरह हुई है, कि मतलब प्रिमिटिव कम्युनिज्म आती है, फिर स्लेवरी आती है, इरा ऑफ फ्यूडलिज्म आता है, कैपिटलिज्म आता है, उसके बाद प्रोलिटेरिएट रूल आ जाता है, ठीक है। और किस तरह इवॉल्व हुई है स्टेट के बारे में जो है मार्क्सिज्म की थ्योरी ये है कि स्टेट जो है उन लोगों का कब्जा है जो कब्जा जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे काबिज हैं, वही लोग जो है स्टेट पे कब्जा करते हैं। अच्छा,
तो कहते हैं कि जो कम्युनिज्म है वो एंड ऑफ द हिस्ट्री है, मतलब वो कम्युनिज्म जो है वो इटर्नल पीस की तरफ लेके जाता है। कम्युनिज्म का मॉडल क्या है? कम्युनिज्म वो कहते हैं कि उसमें क्या होगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, और वहां पे जो है हर किसी को अपने राइट्स मिलेंगे। वो सारे राइट्स जो है वो एक गवर्नमेंट, एक स्टेट देगी। तो वहां पे एक क्लास सिस्टम जो है ना वो खत्म हो जाएगा, क्लास लेस सिस्टम हो जाएगा, क्लास लेस सिस्टम होगा। वहां पे एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगी, एक्सप्लॉयटेशन का एंड आ जाएगा, और जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्लास लेस सिस्टम हो जाएगा। और जो है वो कम्युनिज्म आएगा ही आएगा। वो कह रहे हैं कि कम्युनिज्म वाला सिस्टम आएगा एक दिन, जो है वो एक दिन वो मजदूर अपनी जो है वो पहचान को पहचानेगा, अपने आप को, अपनी पावर को जो है वो पहचानेगा वो मजदूर, और वो रेवोल्यूशन लेके आएगा, रेवोल्यूशन लेके आएगा। और इस वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमीर जो है उसको देने के लिए, उसको जो है वो मतलब गरीब को देने के लिए अमीर के पास कुछ भी नहीं होगा, कोई आसरा भी नहीं होगा, कोई होप भी नहीं होगा। उस दिन जो है वो गरीब अमीर को खाएगा, पुअर विल ईट रिच। तो मतलब वो एक दौर आएगा और ये रेवोल्यूशन जो है वो इनएविटेबल है। तो वो कहते हैं कि अभी तक ये रेवोल्यूशन क्यों आया? तो कार्ल मार्क्स इसको कहता है कि ये रेवोल्यूशन इसलिए नहीं आता क्योंकि जो गरीब हैं, जो लेबर हैं, वो एक दूसरे में यूनिटी नहीं है, इनके अंदर ये जो है वो यूनाइटेड नहीं है। और उसके अलावा वो कहता है कि उनके अंदर रिकग्निशन भी नहीं है, वो रिकग्नाइज भी नहीं करते कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन वाकई हो रही है। जिस दिन ये दोनों चीजें आएंगी उस तरफ जो है वो उस दिन जो है वो अमीर के गिरबान में से पकड़ेगा गरीब, और वहां से वो उसको हुकूमत से भी उतरवाएगा, और उसको टोटली मतलब पूरा सिस्टम चेंज करेगा, हर चीज में वो जो है वो अपना सिस्टम, जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। अच्छा, आईआर में क्या थ्योरी है? आईआर में क्या कहते हैं? आईआर में जो है वो काम जो किया हुआ है मार्क्सिस्ट थ्योरी का, वो लेनिन ने किया, हमने देखा। और वहां पे जो है लेनिन ने जो है फर्स्ट थिंकर टू कन्वर्ट मार्क्सिस्ट एंड एंजल थिंकिंग टू अप्लाइड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लेनिन डिफाइन हिज इरा एज इंपीरियलिज्म। मतलब वो कहता है कि यहाँ पे ऐसा दौर है इंपीरियलिज्म, और वो कहता है कि कैपिटलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, या imperialism highest stage of capitalism। वो कहता है कैसे? the concentration of production and capital has developed a higher stage that create monopolies which play a decisive role in economic life। मतलब वो कहता है कि जो कैपिटलिस्ट है उसने ऐसा सिस्टम कायम किया हुआ, उसने जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो और सोर्सेज ऑफ जो प्रोडक्शन है वो उसने अपने कंट्रोल में कर लिए हैं, और वहां पे जो है वो एक हुकूमत करके बैठा हुआ है। वो लेबर से जो है वो जैसा चाहे वो काम करवाता है, तो उसको जो है पैसों से खरीदता है। और उसके अलावा वो देखता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मर्जिंग ऑफ बैंकिंग कैपिटल हो गया है, जैसे ये इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, आईएमएफ आ गए हैं, वर्ल्ड बैंक आ गए हैं, ये उन कंट्रीज को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और रिच रिच हुआ होता जा रहा है, वो पुअर पुअर होता जा रहा है। तो वहां पे एक मोनोपोली बन गई है, इंटरनेशनल मोनोपोलिस्ट कैपिटलिस्ट की। द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड अमंग द बिगेस्ट कैपिटलिस्ट पावर्स। ठीक है। तो वो कहता है कि जो इम्पेरियलिस्टिक वार जो हुई हैं वो क्यों होती है? अच्छा, वो कहता है कि वार जो है उसके बेसिक जो है वो ये रहता है कि वार जो है वो करवाने वाले खुद कैपिटलिस्ट हैं, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज पर कंट्रोल हासिल कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा जो है लैंड एक्वायर कर सकें, और रिसोर्सेज एक्वायर कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्सप्लॉयटेशन कर सकें। टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म, मतलब वो सोशलिज्म से डेवलपमेंट को रोकने के लिए भी इंपीरियलिस्ट क्या करते हैं? वार करते हैं। टू कम्पीट विद द अदर इंपीरियलिस्टिक पावर, पीरियड ऑफ पीस। अच्छा, पीरियड ऑफ पीस को डिफाइन करता है लेनिन। वो कहता है कि पीस क्या होता है? पीस क्या कहता है? वो कहता है पीस जो है वो एक वार से दूसरे वार की तरफ जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जो ट्रूथ का पीरियड होता है, जो दोनों वार के दरमियान जो है वो जो है वो पीस का पीरियड वही होता है जो दोनों वार के दरमियान जब वो ट्रूस हो जाता है, जब वो बन जाते हैं एक दूसरे से, फिर दूसरी बार लगने वाली है, तो उससे पहले जो है वो पीस होता है। जैसे वर्ल्ड वार वन है, उसको भी वो इंटर इंपेरियलिस्टिक वार, वो कहते हैं कि वर्ल्ड वार वन भी जो है वो इंपीरियल पावर्स के बीच में थी। वो इंपीरियल पावर जो है वो आपस में लड़ते थे, और उसी के नतीजे में जो है वो वार होती थी। तो वो कहते हैं कि वार को स्टॉप करने का एक ही तरीका है, ग्लोबल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आना चाहिए, ताकि जो है वो इंपेरियलिज्म खत्म हो सके और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो सके। अच्छा,
तो उसके मुताबिक जो सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी होती है वो ग्लोबल सोशलिज्म पे बनी हुई थी। तब भी जो है वो यूएसएसआर की जो पॉलिसी जो थी वो ये थी कि हमने जो है ज्यादा से ज्यादा सोशलिज्म को फैलाना है और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को एक्वायर करना है, ताकि हम पूरी दुनिया में इस सोशलिज्म को जो है वो प्रोमोट कर सकें। अच्छा, नियो मार्क्सिज्म में क्या है? नियो मार्क्सिज्म वाले जो है वो सिर्फ साइंटिफिक रेवोल्यूशन आने की वजह से वो जो है ये क्लास की जगह पे, वहां पे जो है वो क्लास की जगह पे स्टेट और सिस्टम के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन पे ही काम करते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन जो है अनइक्वल है। इंस्टेड ऑफ क्लासिकल मार्क्स क्लासेस द एक्सप्लॉयटेटर एंड एक्सप्लॉय प्रेजेंटेड बाय स्टेट एंड ग्रुप ऑफ स्टेट। वो कहता है क्लास सिस्टम नहीं है बल्कि स्टेट सिस्टम है। स्टेट सिस्टम में दो किस्म की स्टेट्स हैं, एक वो स्टेट जो एक्सप्लॉइट कर रही हैं और वो स्टेट जो एक्सप्लॉइट हो रही हैं। तो वो जो स्टेट है, एक डेवलपिंग स्टेट है, एक डेवलप्ड स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स हैं। और एक कैपिटलिस्ट है, एक जो है वो नॉन कैपिटलिस्ट है। मतलब वर्ल्ड जो है वो रिच एंड पुअर स्टेट में, डेवलपिंग और डेवलप्ड स्टेट में, और कैपिटलिस्ट और नॉन कैपिटलिस्ट स्टेट में डिवाइड हुआ हुआ है। और फॉरेन पॉलिसी और स्टेट आर डिटरमाइंड बाय ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेड। जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उसके मुताबिक ही दूसरी स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तय करता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। मतलब वो इसके एग्जांपल ये है, the exploitation developed rich state want to keep the status quo and continue to the exploit. The exploited poor countries want to break this status quo and get rid of unfair means of relation of the asymmetric dependence. वो कोशिश करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कोशिश करते हैं कि इन चेन्स को खत्म किया जाए, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो उस चेन को ब्रेक करने में बिल्कुल ही मदद नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि नहीं, तो आपने जो है वो नीचे ही रहना है, हमसे हमारे महकूम ही रहना है। इसी सिलसिले में नियो मार्क्सिज्म की एक थ्योरी है जो इमानुएल वाल्स्टीन ने जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी। उस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के मुताबिक उसने जो है वो डिफरेंट रीजन्स में वर्ल्ड को डिवाइड किया था, कोर पेरिफेरी मॉडल में डिवाइड किया था। वो कहता है कि एक कोर कंट्रीज होते हैं, एक सेमी पेरिफेरी होते हैं और एक पेरिफेरी कंट्रीज होती हैं। कोर कंट्री वो होते हैं जिनके पास जो है वो प्रोटेक्शन के मीन्स मौजूद होते हैं, जिनके पास मशीनरी मौजूद होती है। वो क्या कहते हैं कि पेरिफेरी कंट्रीज में से कोर कंट्रीज रॉ मटेरियल लेके आते हैं और इन रॉ मटेरियल को जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट करके जाके मार्केट में बेचते हैं, महंगे दामों बेचते हैं। और इस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कम होते जा रहे हैं, वो जो है वो अपना जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहे, और जो कोर कंट्रीज हैं वो डेवलप होते जा रहे हैं। अच्छा, उसमें कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका शामिल है। पेरिफेरी में क्या है? पेरिफेरी में जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जो पुअर कंट्रीज हैं, जहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सपोर्टर्स, पुअर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वो पुअर जो है, पुअर पुअर कंट्रीज क्या करते हैं, वहां से चीप लेबर लेते हैं, वहां से रॉ मटेरियल लेते हैं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वहां से लेते हैं। अपना जो एग्रीकल्चर का सामान है वो वहां से लेते हैं और खुद इंडस्ट्रियल गुड्स बना रहे होते हैं। उसमें अफ्रीका शामिल है, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट। सेमी पेरिफेरी में कौन से हैं? जो इंटरमीडिएट कंट्रीज हैं, जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चल पड़े हैं, लेकिन अभी तक उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं हुई कि वो कोर में चले जाएं। और वो जो है वो एक्सप्लॉइटर भी होते हैं, किसी के लिए वो एक्सप्लॉइटेड होते हैं और किसी के लिए वो एक्सप्लॉइटेड होते हैं। तो मतलब उसमें वो कंट्रीज कौन कौन से शामिल हैं? जैसे ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, अपना इंडोनेशिया और चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ये जो है वो सेमी पेरिफेरी कंट्री में शामिल है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो है एक तरफ देखते हैं हम कोर कंट्रीज हैं। कोर कंट्रीज में ये इलाका शामिल है, ये ग्रेट ब्रिटेन वाला इलाका और यूरोपियन पावर वाला ऑस्ट्रेलिया वाला, ये कोर कंट्रीज हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ सेमी पेरिफेरी कंट्रीज हैं। सेमी पेरिफेरीज में ये चाइना शामिल है, इंडिया शामिल है, और ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील शामिल है, मेक्सिको शामिल है। और हम देखते हैं कि पेरिफेरी कंट्री में कौन कौन से कंट्रीज शामिल है। पेरिफेरी जिनसे रॉ मटेरियल जो है वो लिया जाता है, उसमें ज्यादातर जो है वो अफ्रीकन रीजन शामिल है। ये अफ्रीका का जो रीजन है, उसके अलावा ये पाकिस्तान और ये मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज हैं, ये और ये अपना यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन वाली कंट्रीज हैं, ये सारे उसमें शामिल है पेरिफेरी कंट्रीज में। अब देखते हैं कि अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हम देखते हैं कि जब हम
इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि 1/3 ऑफ ग्लोबल वेल्थ जो है वो 0.5% ऑफ पॉपुलेशन में मौजूद है। मतलब जो 1/3 ऑफ द ग्लोबल वेल्थ, जो 1/3 पॉपुलेशन के पास जितने पैसे होने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% ऑफ पॉपुलेशन में के पास वो पैसे हैं। ठीक है। 2/3 ऑफ बिलियनियर्स आर द रेजिडेंट्स ऑफ यूएसए एंड यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन। 2/3 जो बिलियनियर, अराउंड 700 मिलियन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम हंगर इन 2016। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है, ये जो मैप है, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कि किस तरह जो है वो कंट्रीज जो है रिच हैं, वो इतने ज्यादा रिच हैं। और यहाँ पे अफ्रीकन रीजन आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही छोटा सा नजर आ रहा है, ना होने के बराबर गायब होता हुआ नजर आ रहा है। हम देखते हैं ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अच्छा जी, इसी के साथ जो मार्क्सिज्म थ्योरी है वो हमारी खत्म हो जाती है। इसमें से जो क्वेश्चन आपको है तो वो पूछ लें।